My name is Prince Kumar Gupta. I am from Bihar. I complete my BTech in mechanical engineering. I have experience 4 to 5 years in institute. Today I going to start a new topic gravitation. तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशंस। ग्रेविटेशंस क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज ग्रेविटेशंस। तो इसको जानने के लिए हम कुछ आसपास के जो हमें एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आप वन पैलेस टू अनदर पैलेस मूव करते हो, ठीक है, तो आप यूनिवर्स को डिस्टर्ब कर रहे हो। कैसे? आपके मन में ये क्वेश्चन उठेगा कि कैसे हम डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो डिस्टर्ब आप एक फोर्स के द्वारा कर रहे हो और दैट फोर्स इज अट्रैक्टिव और दिस नेम इज ग्रेविटेशन। दूसरा एग्जांपल, जैसे कि आपका रेन फॉल करता है, गिरता है, तो किसके कारण गिर रहा है? ड्यू टू ग्रेविटी। आपका जो अर्थ है एक फोर्स से उसको नीचे की तरफ खींच रहा है, दैट इज ग्रेविटी। सपोज मान लो कि मैं इसको ऊपर फेंका, तो ये आपका ऊपर से नीचे आया है ना, फॉल किया। तो जब ये फॉल कर रहा है तो इसका मतलब कि इसको नीचे लाने के लिए कोई ना कोई फोर्स लग रहा है। दैट फोर्स इज नोन एज ग्रेविटी, बिकॉज अर्थ इसी फोर्स से इस ऑब्जेक्ट को क्या करता है, खींचता है। जैसे मान लो मैं जंप किया, तो जैसे मैं जंप कर रहा हूं तो मैं अर्थ सरफेस को थोड़ा अबॉव गया सरफेस से, फिर अर्थ सरफेस पे आ गया। तो ये कारण क्या है, आपका ग्रेविटी है। और इस ग्रेविटेशनल चैप्टर में जो हम लोग आज पढ़ेंगे वो है न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उसके बाद यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। उसके बाद इसका यूनिट एंड न्यूमेरिकल। इतने चीज हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो इसके पीछे एक आपका कहानी है। कहानी क्या है कि न्यूटन्स किसी एप्पल ट्री के नीचे बैठे थे, तो एप्पल गिरा ऊपर से, ठीक है। तो उनके दिमाग में आया कि आखिर जो एप्पल है वो नीचे ही क्यों गिरा। ये ऊपर भी जा सकता था, दाएं भी जा सकता था, बाएं भी, लेफ्ट साइड राइट साइड कहीं भी जा सकता, लेकिन ये फॉल डाउन टुवर्ड्स द अर्थ, व्हाई? उनके दिमाग में आया, तो उन्होंने एक कंसेप्ट दिया जिसे हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के नाम से जानेंगे। तो उसी को आज हम लोग डिस्कस करेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है। न्यूटन्स के द्वारा एक लॉ दिया गया और न्यूटन साहब ये बोले कि यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट है वो अदर ऑब्जेक्ट को अट्रैक्टिव, यानी कि सारे ऑब्जेक्ट सभी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। यानी कि आप ये बोल सकते हो एवरी ऑब्जेक्ट इन अ यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट, यानी कि सभी ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स के सभी ऑब्जेक्ट को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। और वो जो जिस फोर्स से अट्रैक्ट करता है उस फोर्स के इक्वेशंस को ये दिए थे न्यूटन साहब ने। और यहां से हम लोग देखेंगे एवरी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट। एवरी ऑब्जेक्ट by a force which is directly proportional to अब देखो यहां से इसके बाद हम लोग चलेंगे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है।
सपोज यहां पे मान लो ये आपका एक मास है, m1 मास का एक बॉडी है, ठीक है, मान लो a बॉडी है और ये है आपका b बॉडी, ठीक है, ये क्या है आपका b बॉडी है, ये इसका मास m2 है। यहां से आपका ये इसका सेंटर डिस्टेंस है जिसे r से रिप्रेजेंट किया जाएगा। r इज द सेंटर डिस्टेंस बिटवीन a एंड b, r इज द सेंटर डिस्टेंस बिटवीन a एंड b। तो ये आपका r जो है a और b का सेंटर डिस्टेंस है, m1 क्या है मास ऑफ बॉडी a और m2 क्या है मास ऑफ बॉडी b। तो इन्होंने बोला था कि जो ये फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू फैक्टर के, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर मास। यानी कि आप ये जो फोर्स लिख रहे हो, ये फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मास, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहाँ पे जो आपका r है ये क्या, जो सेपरेशन डिस्टेंस है जिसे आप सेंटर डिस्टेंस भी बोलोगे, तो ये r आपका क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इस दोनों टर्म को हम लोग एक साथ लाएंगे तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई r स्क्वायर। और ये जो प्रोपोर्शनल साइन है इसको अगर हम रिप्लेस करते हैं तो दिस इज इक्वल टू, रिप्लेस बाय इक्वल टू एक कांस्टेंट आएगा प्रोपोर्शनल कांस्टेंट t m1 m2 बाई r स्क्वायर, ठीक है, दैट इज क्लियर। यानी कि न्यूटन्स के द्वारा ये बोला गया कि यूनिवर्स में सभी ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या करते हैं अट्रैक्ट करते हैं, और वो जिस फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड आया F इक्वल जी m1 m2 बाई r स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे इसकी बात करेंगे, ये ही है आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, ये क्या है आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और इसको बोलेंगे यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको क्या बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, यहां पे ये जो आपका आया ग्रेविटेशनल फोर्स आया ये F इक्वल टू जी m1 m2। अब यहां पे G की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे G की बात करेंगे। तो ये जो आपका G है, यहां पे आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से जो आया वो हो गया F इक्वल टू जी m1 m2 बाई r स्क्वायर। ये G जो है, दिस G इज नोन एज यूनिवर्सल लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब देखो बच्चों, जो ये जी है, ये जी की वैल्यू कहीं भी चेंज नहीं होती है, चाहे आप इंडिया में रहो, चाहे आप पाकिस्तान चले जाओ, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, चाहे दूसरे प्लानेट पे चले जाओ, जी की वैल्यू ये आपकी चेंज नहीं होती है, हर एक प्लेस पे कांस्टेंट होगी, हर एक प्लेस पे क्या होगी कांस्टेंट होगी। और यहां पे देखो इस जी की जो वैल्यू होती है जी इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, और इसकी यूनिट जो होगी, यूनिट के लिए आप ऐसे लिख सकते हो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसकी यूनिट क्या होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये कैसे आया ये देखो, अगर मैं इसको जी यहां से निकालने की कोशिश करूं तो आप जानते हो कि F इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर है, यहां से आप जी निकालोगे तो जी इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ आर स्क्वायर बाई m1 m2, और यहां फोर्स का क्या हो जाएगा n, और यहाँ पे आर स्क्वायर क्या हो जाएगा मीटर का स्क्वायर, और आपका यहाँ जो मास दिया हुआ है दो मास है, कितने मास है दो मास है, ये क्या हो जाएगा केजी, ये है यूनिट ऑफ जी। अब यहां से क्वेश्चन ये आएगा कि जो ये जी की वैल्यू है ये क्या न्यूटन साहब के द्वारा दिया गया था, तो आपका आंसर होगा नो, न्यूटन साहब ने जी की वैल्यू नहीं दिया था,
जी की वैल्यू हेनरी कैवेंडिश ने दिया था, ठीक है। हेनरी कैवेंडिश ने जी की वैल्यू दी हुई थी। ये न्यूटन साहब के द्वारा कैलकुलेटेड वैल्यू नहीं है, ये किसके द्वारा है, हेनरी कैवेंडिश के द्वारा कैलकुलेटेड जो वैल्यू है ये। लेकिन ये जो कांस्टेंट बोला गया आपका, ये एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट का नाम पड़ा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इस कांस्टेंट ये जो है आपका जी, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के फॉर्मूला में यूज किया गया, ठीक है। उसके बाद इसके डायमेंशन को, तो देखो डायमेंशन कैसे निकालते हैं ये चीज हम लोग देख लेते हैं। डायमेंशन कैसे निकालते हैं, तो यहां से देखो, अगर डायमेंशन निकालना है तो न्यूटन को हम लोग क्या लिखेंगे, न्यूटन क्या होता है, केजी मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर, और यहां पे आप लिखोगे मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर। अब यहां से कैंसिल आउट करो, यहां से आपका एक केजी से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका मीटर क्यूब बाई सेकेंड स्क्वायर केजी। और इसके लिए जब डायमेंशन बनाओगे, जी का डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ जी, ये हो जाएगा आपका, मास नीचे की तरफ है तो ऊपर जाएगा -m1, और यहाँ पे L3 T -2, ये है डायमेंशन ऑफ जी। क्या है, डायमेंशन ऑफ जी। तो हमारा ये यूनिट और डायमेंशन भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं इसके न्यूमेरिकल पे कि इस फॉर्मूला के बेस जो न्यूमेरिकल होगा वो क्या होगा और कैसे उसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो हमने अभी तक पढ़ा कि न्यूटन्स लॉ क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है, यूनिट एंड डायमेंशन क्या है। देन हम लोग चलते हैं न्यूमेरिकल पे, ठीक है। क्वेश्चन है, इफ टू masses 20 kg and 30 kg are separated by distance 20 centimeter, then find the gravitational force, then find the gravitational force। तो देखो यहाँ पे आपसे जो क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन है कि दो मासेस जो 20 केजी और 30 केजी को हम लोग 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हम सेपरेट करते हैं, तो उस केस में क्या होगा। देखो यहाँ पे आपका ये m1 मास है जो 20 केजी का है, और यहाँ पे ये m2 मास है जो 30 केजी का है ना। और यहाँ पे ये सेंटर डिस्टेंस जो दिया हुआ है ये 20 सेंटीमीटर दिया। अब बच्चों ध्यान रखना, जब भी हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे वो फॉर्मूला एसआई यूनिट में, जो यूनिट आपका दिया होगा उसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करके यूज करेंगे। यहाँ जो गिवन है, क्या क्या गिवन है भाई, m1 गिवन है कितना है 20 केजी, उसके बाद m2 गिवन है कितना है 30 केजी, उसके बाद r गिवन है सेंटर डिस्टेंस बिटवीन देम, ये है आपका 20 सेंटीमीटर। अब डियर ये जो आपका 20 सेंटीमीटर दिया है, ये सीजीएस यूनिट में, इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा आपका 0.2 मीटर। चलो हम फॉर्मूला यूज करते हैं और इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो यहां से आप जानते हो F इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। यहां से G कितना है, G है आपका 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू 20 इंटू 60 डिवाइड बाय 0.2 इंटू 0.2, यही होगा। यहां से जो कैलकुलेशन होके आएगा ये होगा आपका 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू, यहां देखो 2 इंटू 6 कर सकते हैं ना, 2 इंटू क्या कर सकते हैं 6 कर सकते हैं, और इंटू ये आपका 10 टू द पावर 2, और ये पॉइंट ऊपर जाएगा तो इसके लिए भी 10 टू द पावर 2 हो जाएगा अपॉन 4। ये आपका 2 से कैंसिल आउट, ये आपका 3 से कैंसिल आउट,
ये आप मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा ये 7 3 जा 21, 6 3 जा 80 और 2 20 और आपका ये 20, 6 3 जा आपका 80 और ये आपका 20। तो यहाँ पे और -11 है, क्या है आपका ये -11 है, तो -11 और +4 कितना हो जाएगा 8, 10 टू दी पावर -8 और हीट हो गया न्यूटन। ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स आ गया इसके बीच में, इस दो बॉडी के बीच में जो फोर्स लग रहा था ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ पे वो फोर्स हो गया आपका F, ठीक है, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स। तो बच्चों हमने आज पढ़ा कि न्यूटन्स लॉ ऑफ होता क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है ये आपका यूनिवर्स के कोई भी बॉडी दूसरे बॉडी को एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जिस फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं उस फोर्स की वैल्यू जो है वो है आपका, इसके द्वारा इन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के द्वारा जो हम लोग फॉर्मूला लाए F = Gm1 m2 बाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे G जो ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है G = हमने लाया 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और इसका जो यूनिट आया वो यूनिट आया आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, एंड इसका जो डायमेंशन आया है, ठीक है, वो है आपका डायमेंशन ऑफ G m-1 L3t-2। तो आज के टॉपिक आपके जो थे वो कंप्लीट हुए। कल हम लोग जो पढ़ेंगे अगले टॉपिक में वो होगा प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। थैंक यू ऑल ऑफ यू।